दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हिंदी विषय से टीजीटी, पीजीटी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए हमने एक ट्रिक व्यवस्था की श्रृंखला जो आरंभ की है, उसी क्रम में आज हम कुछ नए साहित्यकारों और जो हिंदी साहित्य के मूर्धन्य जाने माने साहित्यकार हैं, ऐसे साहित्यकारों की रचनाओं के साथ आज आप सबके सम्मुख उनकी ट्रिक लेकर के पुनः उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आप सब भी जानते होंगे कि ट्रिक व्यवस्था आज के अति कंपटीशन के युग में बहुत ही उपादेय हो रही है। बिना ट्रिक व्यवस्था अपनाए किसी भी कंपटीशन में आसानी से और कम समय में सफलता अर्जित नहीं की जा सकती है। ऐसे में हमने आप सब हेतु यह ट्रिक व्यवस्था आरंभ की है और इसकी एक श्रृंखला जो शुरू की है, उस श्रृंखला में आज हम सर्वप्रथम जयशंकर प्रसाद जी के नाटक कालक्रमानुसार इसका जो ट्रिक है, इसका जो सूत्र है, उसको आप सबके सम्मुख रख रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जयशंकर प्रसाद जी के जो नाटक हैं वह प्रकाशन वर्ष के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में क्रमवार एक फार्मूले पर सेट हैं। आपको वही फार्मूला केवल याद रखना है और वो फार्मूला अगर आपको याद है तो कहीं से भी चाहे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों में कौन सा नाटक निम्न में से सर्वप्रथम लिखा गया या सर्वप्रथम कौन सा नाटक प्रकाशित हुआ, तो इस तरह के प्रश्नों का जवाब देने में आसानी रहेगी आपको। साथ ही अगर इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, अमूमन आप देखते होंगे टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ की परीक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा में ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। कालक्रम के अनुसार निम्न रचनाएं सही हैं या नहीं सही हैं। तो ऐसे में अगर जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों के बारे में ये क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने में आपको बहुत ही आसानी होगी। केवल यही एक सूत्र आपको तैयार रखना होगा। जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों पर जो हमने ट्रिक बनाई, जो सूत्र बनाया है, वो आप सबके सम्मुख है। देखिएगा, बी आ का जस यच ध्रुव, यानी वी आ का जस यच ध्रुव पढ़ने का ये तरीका है। याद इस तरह से आपको करना है, बी का जस यच ध्रुव, बी का जस यच ध्रुव। तो इसको आपको क्या करना है, कई बार पेन से रफ पर आप कई बार इसको लिखेंगे और याद कर लेंगे। लिखने के बाद आप कैसे बी का जस यच ध्रुव में जयशंकर प्रसाद जी के सारे नाटक आ जा रहे और प्रकाशन वर्ष के अनुसार आ जा रहे, बढ़ते हुए सन के हिसाब से जो प्रकाशित हुई हैं उनकी नाट्य रचनाएं, वो क्रमवार कैसे आ रही हैं जरा आप देखिए। अब सूत्र से हम सर्वप्रथम लेते हैं वी। तो वी मीन्स आप नाम सुने होंगे, उनका नाटक है वो है विशाख। विशाख नाटक पहला विशाख हो गया। अब आ अक्षर आ गया, आ से हो गया अजात शत्रु, अजात शत्रु। अब तीसरा अक्षर जो सूत्र का आ रहा है वो है का पर आ की मात्रा, यानी का। तो का से उनका जो नाटक प्रकाशित हुआ का नाम से, वो कामना है। तीसरा यानी नाटक उनका का नाम से रहा, कामना। चौथा नाटक है जो शुरू हो रहा है जा अक्षर से। अब जा अक्षर आप यहाँ से यहाँ ले आते हैं और जा अक्षर से जो इनका नाटक आरंभ हुआ या जो नाटक प्रकाशित हुआ, उसको आप जानते हैं कि जन्मे जय, जन्मे जय का नाग यज्ञ, ये इनका एक नाटक है जिसको आप लोग नाम जिसका तो सुने ही होंगे, जन्मे जय का नाग यज्ञ। अब आधा सा आ गया अगला अक्षर, आधा सा से स्कंद गुप्त, स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त के बाद फिर यहाँ से एक अक्षर लाते हैं ये, तो ये लाते हैं और ये से आप जानते होंगे इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है, नाट्य रचना है, वो है एक घूंट। एक घूंट, एक घूंट के बाद फिर हम सूत्र में से चा अक्षर को लाते हैं और चा के आधार पर हम ये क्लियर करेंगे कि चा नाम से किस उनके नाटक का आरंभ हुआ है।
यानी जो च नाम से उनके नाटक का शीर्षक है, वो पूरा का पूरा शीर्षक क्या है, तो च से है चंद्रगुप्त। बहुत ही इनका महत्वपूर्ण नाटक माना जाता है चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त के बाद अब फिर हम बेका जैसे ध्रुव सूत्र से ध्रुव वर्ण को लेते हैं। तो ध्रुव हमने यहाँ लिख लिया। अब ध्रुव के आरंभ से या ध्रुव से कौन सा नाटक आरंभ हो रहा है, या ध्रुव से आरंभ हो रहे जो जयशंकर प्रसाद जी के नाटक का नाम है, वो है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी। तो ये जो नाटक है ध्रुव स्वामिनी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। और ऐसे में अब आप देख रहे हैं कि कैसे एक मात्र सूत्र पर ये जयशंकर प्रसाद जी के सारे नाटक आ जा रहे हैं। और सबसे बड़ी खासियत इसमें यह है कि ये बढ़ते हुए प्रकाशन वर्ष के अनुसार ही हैं। यानी आपको एक तरफ तो ये तैयार हो गया आपका इस सूत्र के आधार पर कि जयशंकर प्रसाद जी के कितने महत्वपूर्ण नाटक हैं, वो आपके तैयार हो गए। साथ ही उनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में क्या क्रम है, ये आपको मालूम हो गया। अब जहाँ तक जयशंकर प्रसाद जी का सवाल है, तो जयशंकर प्रसाद जी के इन नाटकों के अतिरिक्त कुछ और ऐसे नाटक की चर्चा की जाती है जिनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आप सबको देना चाहेंगे। तो इनके अतिरिक्त कुछ जो नाटक चर्चा का विषय बनते हैं, वो आपको ध्यान में रखना होगा, कहीं कन्फ्यूजन ना पैदा कर दें। तो इनमें एक नाटक है सज्जन। सज्जन सज्जन जो कि 1910 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा नाटक है करुणालय। करुणालय और करुणालय नाटक 1913 में प्रकाशित हुआ था। 1913। करुणालय के बाद फिर एक और नाटक है प्रायश्चित। प्रायश्चित और प्रायश्चित नाटक भी 1913 में ही प्रकाशित हुआ था। और एक और नाटक है राज्यश्री। राज्यश्री ये 1914 में प्रकाशित हुआ। तो ये जयशंकर प्रसाद जी की नाट्य दुनिया रही। लेकिन इनमें सबसे अधिक पूछे जाने वाले जो प्रश्न आते हैं वो बेका जस एच ध्रुव पर आते हैं। और आपको अगर ये सज्जन करुणालय प्रायश्चित राजश्री नहीं भी तैयार हैं और बेका जस एच ध्रुव क्रमवार तैयार है, तो आपको इनको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनसे डिफ़र आते हैं, यानी ये सब आएंगे, या मान लेते हैं पूछा गया कि निम्न में से कौन सा जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है, तो अगर आपको ये तैयार है और ये भी तैयार है या नहीं तैयार है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे कि सज्जन करुणालय प्रायश्चित राजश्री, बस इसका 4 नाम है और 4 वर्णों में हैं, इनको आपको याद रखना है कि बेका जस्टिस ध्रुव के बाद सज्जन करुणालय प्रायश्चित राजश्री, ये उनके 4 नाटक और रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो नाटक रहे हैं वो हैं यही बेका जस्टिस ध्रुव। इसलिए सर्वाधिक चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। और ये फार्मूला जो बना हुआ है वो इन्हीं 8 नाटकों के ऊपर है। इसलिए आपको ये 8 नाटक और उनके ये सूत्र आपको याद रखने हैं। अब इसके अलावा हम एक दूसरे सवाल पर चलते हैं, एक दूसरे साहित्यकार के पास चलते हैं जो हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि और लेखक हुए हैं। उनका नाम है हरिवंश राय बच्चन जी। तो हरिवंश राय बच्चन जी की जो आत्मकथा है वो काफ़ी अधिक प्रसिद्ध हुई है। सबसे अधिक, या यूँ कहें कि सबसे अधिक अगर उनकी कोई रचना चर्चित हुई है तो वो है उनकी आत्मकथा। मधुशाला के बाद सबसे महत्वपूर्ण उनकी रचना है उनकी आत्मकथा। तो उनकी आत्मकथा जो है वो 4 भागों में और क्रमवार जो है विभिन्न वर्षों में प्रकाशित हुई है। अब इनमें आप चलिए तो आप पाएंगे कि जो 4 भाग इनकी आत्मकथा के प्रकाशित हुए वह क्रमवार कैसे हैं। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि इनके जो आत्मकथा के इनकी 4 भाग हैं उनमें नीड़ का निर्माण फेर और 10 द्वार से सोपान तक, क्या भूलूं क्या याद करूं, यानी इनमें सबसे पहले कौन सा भाग प्रकाशित हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए
ये हमने एक फार्मूला, एक ट्रिक बनाई और आपके सम्मुख ये ट्रिक है। ट्रिक क्या है? किनीबद्ध। किनीबद्ध है ट्रिक। और किनीबद्ध में आपको देखना क्या है? किनीबद्ध, अब देखिए कि कैसे इन्हीं 4 अक्षरों में इनकी आत्मकथा और प्रकाशन वर्ष के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार वो प्रकाशित कब कब हुई, वो इसी 4 अक्षर में सब समाया हुआ है। देखिए, किनीबद्ध फार्मूला है, किनीबद्ध। किनीबद्ध, तो किनीबद्ध में आधा का जो है पहला अक्षर, इससे आप सीधा अनुमान लगा सकते हैं कि इसका आशय होगा क्या भूलूं, क्या याद करूं। क्या भूलूं, क्या याद करूं। अब दूसरा अक्षर है ना पर बड़ी की मात्रा नी, तो इससे आशय हो गया नीड़ का निर्माण। नीड़ का निर्माण। फिर तीसरा जो अक्षर है बा, बा से आशय है बसेरे से दूर। और चौथा जो अक्षर है, चौथा अक्षर है दा। दा ये है 10 द्वार से सोपान तक। सोपान तक। तो दोस्तों, अभी आप निश्चिंत रहिएगा कि जो हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा प्रकाशित हुई, वो 4 भागों में प्रकाशित हुई, 4 बार प्रकाशित हुई। और उसमें पहले बार जो प्रकाशित हुई उसका नाम था क्या भूलूं, क्या याद करूं, ये पहला पार्ट था। उसके बाद में दूसरा पार्ट आया नीड़ का निर्माण फिर नाम से। तीसरा पार्ट आया बसेरे से दूर। और चौथा पार्ट आखिर में आया 10 द्वार से सोपान तक। अर्थात किनीबद्ध के अनुसार ये प्रकाशन क्रम के बढ़ते हुए क्रम में हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा के भाग हैं। यानी आपको हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा के चारों भाग प्रकाशन वर्षानुसार अगर याद रखने हैं तो किनीबद्ध को आपको नहीं भूलना होगा। किनीबद्ध आप हमेशा याद रखिएगा। किनीबद्ध अगर आपको याद है तो जयशंकर प्रसाद जी की हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा के चारों भाग में कौन सा पहले, कौन सा दूसरे नंबर पर, कौन सा तीसरे नंबर पर और कौन सा सबसे लास्ट में चौथे नंबर पर प्रकाशित हुआ, ये आपको कहीं से भी पूछा जाए तो आप स्पष्ट रूप से बताने में सक्षम रहेंगे। चाहे आप राह चल रहे हों, चाहे सो रहे हों, अगर आपसे किसी ने सवाल कर लिया कि हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा जो 4 भागों में प्रकाशित हुई है वो क्रमवार कैसे कैसे प्रकाशित हुई है, पहले कौन सी पार्ट आई, दूसरी बार कौन सा पार्ट आया, तीसरी बार कौन सा पार्ट आया और लास्ट में चौथी बार कौन सा पार्ट आया, तो ये बताने में आपको आसानी होगी। तो 2 क्वेश्चन इसमें से तो मुख्य रूप से समाये हुए हैं। हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा जो है वो 4 भागों में, कई बार ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित हुई, तो एक सवाल तो ये हो गया। और दूसरा सवाल जो है कई बार ये घुमा फिरा करके पूछा जाता है कि इनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है, तो ये बता पाने में आप तब सक्षम रहेंगे जब आप किनीबद्ध को याद रखेंगे। किनीबद्ध अगर आपको याद है तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर अगर आपको देना होगा तो बहुत आसानी रहेगी आपके लिए। तो दोस्तों, आज ये 2 ट्रिक हमने आपके सम्मुख रखी, लेकिन आप सभी से निवेदन है अगर हमारी ये ट्रिक व्यवस्था और इसकी ये श्रृंखला अगर आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, करवाइए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के पास तक इसको पहुंचाइए, जिससे अधिक से अधिक प्रतियोगी इसका फ़ायदा उठा करके अपने करियर को एक मुकाम दे सकें। अगर ऐसा कर पाने में हम लोग सक्षम होते हैं तो हमारी आपकी अतिरिक्त सफलता होगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।